Hello students, today we are going to take a chapter in geography, rotation and revolution of the earth. The syllabus of this chapter is rotation, direction, speed and its effect, occurrence of day and night, the sun rising in the east and setting in the west, the Coriolis effect, and the revolution part of the earth and its inclined axis, its effect, the variation in the length of the day and night, and seasonal changes with equinoxes and solstices. So in the previous lesson we have studied that the earth is one of the 8 planets, and all planets have 2 types of motions. The earth also has 2 motions. It spins on its axis, completing one rotation in about 24 hours. This motion of the earth is called rotation. Simultaneously, the earth goes around the sun also. This motion of the earth is called revolution. The earth completes one rotation and in 24 hours and one revolution in 365 days and 6 hours. तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम का तीसरा प्लैनेट है. ऐसे 8 और प्लैनेट है. एक है उसका नाम प्लूटो है, वो तो बहुत छोटा हो गया, तो इसे मिनी प्लैनेट या स्मॉल प्लैनेट के कैटेगरीज में डाल दिया गया. वैसे 8 प्लैनेट है, 8 में से एक है अर्थ. और सभी प्लैनेट्स में 2 प्रकार के मोशन होते हैं. एक वो सूर्य का चक्कर काटता है और दूसरे वो अपने आप में एक्सिस पे गोल फिरते हैं, घूमते हैं. तो जो अपने एक्सिस पे जो घूमते हैं यानी जो रोटेशन जो करते हैं, वह अर्थ का जो रोटेशन है उसको 24 आवर्स लगता है. 24 आवर्स 24 घंटे में वो एक पूरा अपना चक्कर काट लेता है. जैसा भंवरा घूमता है ना, वैसा वो पूरा चक्कर काटने में उसको 24 घंटे लग जाते हैं. और चक्कर काटते काटते ये सूरज के भी चक्कर काटता है, सूरज के भी गोल घूमता है. ऐसे गोल घूमते घूमते वो सूरज का भी चक्कर काटता है. इस सूरज के चक्कर काटने को हम कहते हैं रिवॉल्यूशन, और इसको 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं. तो इफ़ यू जॉइन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ by a straight line passing through the center of the earth, it will be taken as the axis of the earth. तो axis of the earth क्या होता है? axis मतलब जिसके वो जो सेंटर पार्ट है, जिसके ऊपर ये अर्थ घूम रही है. एक इमेजिनरी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल, हाँ, तो नॉर्थ पोल से अगर साउथ पोल तक हम इसको घूमते हुए देखते हैं तो ये हम इसे कहते हैं एक्सिस कहते हैं. तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं हम इसे एक्सिस कहते हैं, एक्सिस ऑफ द अर्थ. द अर्थ रोटेट्स ऑन दिस एक्सिस. दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज़ वेरी फास्ट. अ पर्सन स्टैंडिंग एट द इक्वेटर इज ऑन द मूव with the earth at a speed of 1600 kilometers per hour and thus completes a journey of nearly 40,000 kilometers. That's the entire circumference of the earth, of the equator, in one day. तो अर्थ की जो स्पीड है अपने आप में जो घूम रहा है, जो फिरकी ले रहा है और जो फिरकी खा रहा है, जो भंवरे की तरह जो घूम रहा है, इसकी स्पीड बहुत तेज़ स्पीड से घूम रहा है. 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमता है. 1600 किलोमीटर्स पर आवर. अगर हम इक्वेटर पे, हम तो इक्वेटर के बहुत पास है. नागपुर जो है 21.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है. तो अगर हम इक्वेटर पे खड़े होंगे, जो इक्वेटर जो है सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ है, यानी ये अर्थ का सेंटर है, अगर हम यहाँ खड़े होंगे तो अर्थ अपना पूरा एक चक्कर एक दिन में काटता है. तो जो इसका जो ये है सर्कमफेरेंस है, 40,000 किलोमीटर का सर्कमफेरेंस बनता है अर्थ का. तो हमने 40,000 किलोमीटर्स एक दिन में हमने चक्कर काट के आ गए. आपको लगता है आप एक ही जगह पे स्थिर हो? नहीं, यू आर मूविंग, यू आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. वी कैन नॉट फील दिस मूवमेंट बिकॉज ऑफ द ह्यूजनेस ऑफ द अर्थ. अर्थ इतना विशाल, इतना बड़ा है, इसलिए हमें यहाँ इसके ऊपर घूमने की कि हम घूम रहे हैं या हम मूव हो रहे हैं, इसका हमें आभास नहीं होता. जैसे अगर कोई इंसान प्लेन में बैठता है, जब वो प्लेन में बैठता है तो क्या होता है, प्लेन जब टेक ऑफ लेता है तब थोड़ा सा मूवमेंट हमको समझ में आती है, लेकिन एक बार वो हवा में है, हवा में रहने के बाद हमें लगता ही नहीं कि प्लेन आगे मूव हो रहा है, क्योंकि हम प्लेन के अंदर बैठे, लेकिन प्लेन मूव हो रहा है. उसी प्रकार से अर्थ भी बहुत ही तेज़ी से घूम रहा है. ये तेज, इसकी जो स्पीड है 1600
किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड है अपने आप में घूमने की, तो हम 40,000 किलोमीटर्स एक दिन में कवर कर लेते हैं। टिल्ट ऑफ द अर्थ्स एक्सिस, नियरली ऑल ऑफ अस एंजॉय द चेंजेस ऑफ सीजन्स ऑन अर्थ फ्रॉम विंटर टू स्प्रिंग एंड सो ऑन। तो जो सीज़न जो होता है, समर सीज़न, विंटर सीज़न, मानसून सीज़न, ये सीज़न होता है बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ्स एक्सिस। जो अर्थ का जो एक्सिस हमने जो अभी ड्रॉ किया था, विजुअली ड्रॉ किया था, वो 23.5 डिग्री जो ईस्ट की तरफ झुकता है, ये 23.5 डिग्री ईस्ट और 23.5 डिग्री वेस्ट झुकता है। तो इस झुकाव की वजह से जो है वो आपको सीज़न के चेंजेस का ज्ञात होता है, समझ में आती है। नियरली ऑल ऑफ अस एन्जॉय द चेंजेस ऑफ सीजन ऑन अर्थ फ्रॉम विंटर टू स्प्रिंग एंड सो ऑन। मैनी पीपल अज्यूम आर प्लैनेट्स चेंजिंग डिस्टेंस from the sun causes change in seasons, which is far from true. Instead, our earth has seasons because our planet's axis of rotation is tilted at an angle of 23.5 degrees relative to its orbital plane, the plane of the earth's orbit around the sun. Thus, the axis of the earth makes 90 degree minus 23.5 degree is equal to 66.5 degree angle. An angle of 66.5 degree with the plane of the orbit, Earth's orbit. This tilting of the axis is called the inclination of the Earth's axis. समझा? बहुत से लोगों को ये लगता था कि अर्थ का जो सीज़न में जो चेंज आ रहा है, गर्मी जब आती है तब हम सूरज के पास आ जाते हैं और सर्दी तब आती है जब हम सूरज से दूर हो जाते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो अर्थ का जो ऑर्बिटल ये है, जो अर्थ जो ऑर्बिट लगाता है, हाँ वो एलिप्टिकल है ज़रूर, लेकिन ये एलिप्टिकल का जो फ़र्क पड़ता है, अगर आप इसको डिटेल में जाओगे तो जब ये अर्थ के ज़्यादा करीब होता है तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती है और सर्दी कुछ कम सर्दी होती है। लेकिन गर्मी का सीज़न गर्मी में आएगा, जो गर्मी का सीज़न तभी आएगा क्योंकि अर्थ जो है वो एक तरफ झुकता है। जब मैक्सिमम 23.5 डिग्री झुक जाता है, सन की तरफ झुकता है, तो गर्मी बढ़ जाती है, और जब ये दूर चले जाता है तो उसका जो स्लांटिंग रेस की वजह से हमें सर्दी आ जाती है। तो उसका जो झुकाव जो होता है 23.5 डिग्रीज़ का है। तो अगर हम जो अर्थ का प्लेन अगर हम लेते हैं, अगर हम जैसा ये पेज है, आपकी जो किताब की पेजेस है, तो पेज से अगर हमने एक स्केल सीधा ऊपर के आसमान की तरफ ऐसा खड़ा कर दिया, सीलिंग की तरफ खड़ा किया, तो ये 90 डिग्री बन जाता है। तो अर्थ का जो झुकाव है 23 है, तो 90 डिग्री में से 23.5 अगर हम माइनस करेंगे तो 66.5 का ये एंगल बनता है प्लेन्स के साथ में। तो इस झुकाव की वजह से हमको जो सीजन्स हैं वो मिलते हैं। While rotating on its axis, the earth also moves around the sun. The speed of the earth in its journey around the sun is nearly 1,20,000 kilometers per hour. It completes one revolution in 1 year, 365 days and 6 hours. This annual motion of the earth is called revolution. तो जिस प्रकार से अर्थ भंवरे की तरह घूमता है स्पीड में, उसकी स्पीड क्या थी 1600 किलोमीटर्स पर आवर, और एट द सेम टाइम ये घूमते घूमते सूरज के चक्कर भी काट रहा है। ये तो और भी ज़्यादा स्पीड से काटता है, 120 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चलता है। 120 किलोमीटर्स की स्पीड से। सोचिए ना, जब अपनी जब गाड़ी पर चलते हैं, बाइक जब भगाते हैं, 40 किलोमीटर की स्पीड पे भगाए तो अपने बाल जो है उड़ने, पीछे की दिशा में उड़ना चालू हो जाते हैं। तो सोचिए 120 किलोमीटर की स्पीड क्या होगी, कितने तेज़ी से ये, कितने फास्ट ये सन का चक्कर काट रहा है, कितने ज़ोर से फेंका जा रहा है और सन इसको पकड़ के रखा है, सन के इर्द गिर्द ये घूम रहा है। तो 120,000 किलोमीटर्स पर आवर, तो ये पूरा सूरज का पूरा एक चक्कर काट कर पूरा 365 दिन और 6 घंटे इसको लग जाते हैं। दिस एनुअल मोशन इज कॉल्ड एज द रेवोल्यूशन। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एंड इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन is responsible for many events like day and night, changes of the season, etc. What is rotation? Rotation is the turning around of the earth on its axis from west to east. अर्थ क्या है, वेस्ट टू ईस्ट चलता है
तो इसलिए हमको लगता है कि सूरज जो है वो ईस्ट से वेस्ट उग रहा है। जो सनराइज़ जो होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इसका कारण क्या है? क्योंकि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की दिशा में घूम रहा है। जैसे अगर हम ट्रेन में बैठते हैं तो हमको लगता है कि आसपास में जो सिग्नल्स है, खंबे है या जो पेड़ है या बिल्डिंग्स है वो पीछे की तरफ जा रही है, ट्रेन आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन बिल्डिंग, पेड़ और खेत ये सब पीछे की तरफ जा रहे हैं। वैसा ही अर्थ के साथ में भी होता है। अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलता है, वेस्ट टू ईस्ट का रोटेशन उसका, लेकिन उसका जो मूवमेंट लगता है सनराइज़ का होता है ईस्ट टू वेस्ट पे होता है। The rotation causes all parts of Earth's surface except the poles to move in a circle around Earth's axis. Although the speed of rotation varies from place to place, it is constant at any given place. This is the reason that we experience no sense of motion. Often, one can get the same impression in a modern jetliner, where a smooth flight at cruising speed is much like sitting in a comfortable living room. Only during takeoff and landing is the sense of motion quite apparent. तो रोटेशन और जो रोटेशन होता है अर्थ के जो सरफेस को है वो पोल्स के अलावा बाकी जो पूरा जो हिस्सा है वो अर्थ के एक्सिस पे घूम रहा है। जो पोल्स जो है वो एक पॉइंट है, वो एक डॉट है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा बाकी पूरा जो हिस्सा है अर्थ का वो गोल घूम रहा है और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है उसकी सेंटर में होती है, इक्वेटर के पास होती है, और जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं उसकी स्पीड कम होती है। हाँ, तो ऑल्दो द स्पीड ऑफ रोटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट इज़ कॉन्स्टेंट एट एनी गिवन प्लेस। तो एक जगह पे अगर हम जैसा इक्वेटर पे है तो इक्वेटर की जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी, वो झटका मारते हुए नहीं चलेगी। अगर झटका मार के तो चलती थी, अर्थ अगर रुकता था चलता था, रुकता था चलता था, तो सब कुछ डगमग हो जाता, पूरा अर्थक्वेक्स आ जाते थे। तो अर्थ जो है पूरे इलाके पे एक जैसे स्पीड से चलता है। अगर इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहा है तो वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे स्लो चलेगा, लेकिन स्पीड नॉर्थ पोल पे सेम रहेगी, साउथ पोल पे सेम रहेगी, और इक्वेटर पे पूरे इक्वेटर पे एक जैसी स्पीड रहेगी और कांस्टेंट रहेगी। इसी वजह से हमें अर्थ के मोशन का हमको आभास नहीं होता, उसका जानकारी हमको नहीं मिलती है। इफेक्ट्स ऑफ अर्थ रोटेशन, ईस्ट वेस्ट मूवमेंट। सिंस द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, we see the sun rising in the east and setting in the west. Day and night. The most important of the earthly rotation is the diurnal daily alteration of light and darkness, as portions of Earth's surface are turned first towards and then away from the sun. So Earth का जो रोटेशन का सबसे मेन इफेक्ट क्या होता है? द इफेक्ट ऑफ डे एंड नाइट, लाइट एंड डार्कनेस। क्योंकि ये रोटेशन की वजह से रोज़ सुबह होगी, दोपहर होगी, शाम होगी, रात होगी, सुबह होगी, दोपहर होगी, रात होगी, शाम होगी। तो क्योंकि अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। अर्थ सरफेस आर टर्न फर्स्ट टूवर्ड्स एंड देन अवे फ्रॉम द सन। दिस वेरिएशन इन एक्सपोजर टू द सनलाइट ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस लोकल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड मूवमेंट्स। तो इसका परिणाम क्या होता है? क्योंकि अलग अलग जगह पर, जैसा इक्वेटर पे डायरेक्ट परपेंडिकुलर सनलाइट मिलता है, तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। इक्वेटर से हम कुछ और दूरी पर चलते हैं, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलते हैं तो टेम्परेचर कम होते जाता है। इसका कारण क्या है? यहाँ पर जो सनलाइट का जो ड्यूरेशन है और उसका जो एंगल है वो चेंज होते रहता है। एंगल जो है वो बढ़ते जाता है और ड्यूरेशन कम होते जाता है। एंगल अगर बढ़ेगा तो हीट कम देगा, ड्यूरेशन घटेगा तो हीट कम देगा। इसलिए पोल्स की तरफ ज़्यादा ठंडा रहता है और इक्वेटर्स की तरफ ज़्यादा गर्म होता है। और गर्मी होगी, यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, हाई प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन। सो एयर टेंड्स टू मूव फ्रॉम अ हायर प्रेशर रीजन टू अ लोअर प्रेशर रीजन। तो यहाँ पर विंड्स भी है, काफ़ी तेज़ी से विंड्स चलेंगे। तो इस प्रकार से अर्थ के टेम्परेचर से
या सूरज के किरणों की वजह से आपको टेम्परेचर का भी फ़र्क पड़ जाएगा, प्रेशर का फ़र्क पड़ेगा, विंड का फ़र्क पड़ेगा और ह्यूमिडिटी का फ़र्क पड़ जाएगा। सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर। The Earth's rotation causes a consistent change in the direction of the flow of wind and water of the ocean. Winds and ocean currents are deflected towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere. This is known as the Coriolis effect. समझा Coriolis effect क्या होता है? तो सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर की बात कर रहे हैं। अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होता है, एक कंसिस्टेंट चेंज आता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जिस दिशा में हवा चलना है, जिस दिशा में पानी बहना है, ये ओशन में जो पानी जो बहते हैं वो एक पर्टिकुलर दिशा में बहते हैं। जैसे नदियाँ बहती है वैसे ओशंस में भी स्ट्रीम्स होते हैं, वह स्ट्रीम जो है वो एक दिशा में चलते हैं। ये अर्थ के एक फोर्स, एक अर्थ जो है एक ऐसा फोर्स जनरेट करता है जिसे हम कोरलस फोर्स कहते हैं, इसे कोरलस इफेक्ट कहते हैं। जो इक्वेटर होता है, तो इक्वेटर यानी जो इक्वेटर के जो नॉर्थ पार्ट में जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर जो ये जो डिफ्लेक्ट राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो पानी है, हवा है, वह राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, यानी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में चलेगा। हाँ, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में चलेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। क्योंकि अर्थ को इक्वेटर बराबर बीच में दो हिस्सों में बांट लेता है, तो इस इफेक्ट को कहते हैं कोरलस इफेक्ट। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना आपके टेक्स्ट बुक में, इसे अंडरलाइन कीजिए। विंड्स एंड ओशन करेंट्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। दिस इज नोन एज द कोरलस इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द सन इज द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट for the earth. It gives light to only half of the earth at a given time. When the earth rotates, only that half of the earth which is facing the sun is in light and the other half away from the sun is in darkness. तो जो सूरज होता है, जो सन जो है वो पृथ्वी को ना केवल रोशनी देता है बल्कि गर्मी भी देता है, हीट और लाइट दोनों देता है। So it gives light to only the half of the earth एट अ गिवन टाइम। अर्थ जो है भूमि है ना, भूमि गोल है, अर्थ राउंड है, और क्योंकि अर्थ राउंड है इसलिए आधे हिस्से में जो सन की तरफ फेस कर रहा है, यहाँ पर जो है वो इस पोर्शन में जो सन की तरफ फेस कर रहा है यहाँ पर रोशनी होगी, यहाँ पे दिन होगा, और उसके पीछे वाले हिस्से में अंधेरा होगा, वहाँ पर रात होगी। When the earth rotates, only that half of the earth which is facing the sun is in light and the other half from the sun is in darkness. Thus each part of the earth's surface comes in front of the sun for some duration and then it passes into the darkness every 24 hours. तो light to darkness and darkness to light हर एक हिस्सा, जैसा नागपुर में आज हम हैं, तो अगर अभी सुबह है या अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, तो रात के 12:30 बजने के लिए यानी 12 घंटे लगेंगे हमको सूरज से दूर जाने के लिए। सूरज या अपना नागपुर पोर्शन जो रहेगा वह अर्थ के पीछे वाले पोर्शन में हो जाएगा। अभी अर्थ के आगे वाले पोर्शन में इसलिए कि अभी अर्थ जो है वो सन को फेस कर रहा है। एग्जैक्टली 12 घंटे बाद यह एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा। Thus each part of the earth's surface comes in front of the sun for some duration and then it passes into the darkness every 24 hours. That half of the earth which is in light has the day and the other half has night. The traveling boundary that divides daylight and darkness is called the circle of illumination. Circle of illumination भी एक बहुत ही important definition है। So what is the circle of illumination? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो इसका जवाब रहेगा the traveling boundary that divides daylight and darkness is called the circle of illumination. इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। The traveling boundary that divides daylight and darkness
is called the circle of illumination. If the earth stops rotating, one half of the earth will have permanent day and the other half will have permanent night. It is the rotation of the earth which causes the formation of day and night. तो क्या होगा अगर अर्थ घूमना ही बंद कर दे, रोटेट करना ही बंद कर दे? तो एक हिस्से में हर वक्त के लिए दिन हो जाएगा और दूसरे हिस्से में हर वक्त के लिए रात हो जाएंगी. अगर अर्थ अगर गोल नहीं होता तो क्या होता था फिर? ज़रा सोचिए. अर्थ अगर गोल नहीं होता, अर्थ अगर एक स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में होता तो फिर क्या होता? एक रेक्टेंगुलर शेप का सामने वाला हिस्सा वो सन को फेस कर रहा है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? पूरे हिस्से में 12 बजे की धूप रहेगी. पूरे हिस्से में 12 बजे की धूप, यानी सब तरफ बराबर से गर्मी मिलते जाएगी, क्योंकि एंगल ही फॉर्म नहीं हो रहा ना, फ्लैट सरफेस है. तो अर्थ का पूरा जो सन का पूरा जो रोशनी है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर पूरे इलाके में एक जैसी रोशनी मिलेगी, पूरे इलाके में एक जैसी गर्मी मिल जाएगी, है कि नहीं? तो अर्थ के गोल होने की वजह से जो है वो टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है, और अर्थ के फिरने की वजह से, घूमने की वजह से दिन और रात हो रही है. यू मस्ट हैव सीन दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. During the day, the sun appears to be moving from east to west. In fact, it is not. It is the sun that is moving. It is the earth that is moving. Okay. In fact, it is not the sun that is moving. It is the earth that is moving. But we do not feel this movement of the earth. You must have traveled in a train. While looking out of the window of the train, you might have seen that the trees and the houses seem to be running backwards. In fact, it is not the trees and the houses that are moving backwards, but it is the train that is moving forward. Similarly, as the earth moves, the sun appears to be moving in the opposite direction. तो ये एग्जाम्पल तो हमने पहले ही समझ लिए थे. अगर हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रेन आगे चल रही है और पेड़ और मकान जो है वो पीछे की तरफ चलते हैं. पेड़ हो गए, मकान हो गए, खेत हो गया, ये सारे का सारा पीछे की तरफ चलता है. एक्चुअली ट्रेन चल रहा है और बाकी सब तो स्थिर है. उसी प्रकार से सन एक जगह पर है और सन के इर्द गिर्द हम लोग घूम रहे हैं. इसकी वजह से हमको क्या लगता है कि सन जो है वो ईस्ट में राइज कर रहा है और वेस्ट में जा रहा है, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है. वेस्ट टू ईस्ट होने की वजह से इसका जो रोटेशन है वो ईस्ट टू वेस्ट में समझ में आता है. The earth moves on its axis from west to east. That is why the sun appears to be moving from east to west. This is known as the apparent movement of the sun. Revolution and its effects. The movement of the earth around the sun is called as the revolution. Earth revolves around the sun at a fixed path known as the orbit of the earth. The orbit is elliptical in shape. Due to the elliptical orbit, the distance of the earth from the sun changes constantly during its revolution. जो अर्थ जो है वो सन का जो चक्कर काटता है वो एग्जैक्टली गोल आकार में नहीं है, लगभग वो अंडे के शेप में, एग के शेप में है. तो कभी अर्थ सन के करीब होता है तो कभी बहुत दूर हो जाता है घूमते हुए. सो द अर्थ चेंजेस कॉन्स्टेंटली. The distance from the earth and the sun changes constantly during its revolution. Important features of the revolution. The earth revolves around the sun west to east and it takes 365 days and 6 hours. The earth revolves around the sun at an average speed of 29.8 kilometers per second or 1 lakh. Hold on. Correction please. It is 107.200 kilometers per hour. 107.200 kilometers per hour. The Earth's orbit around the sun covers a distance of about 965 million kilometers. The period taken by the Earth to complete one revolution around the sun is called a year.
During the revolution, the earth follows a fixed route or path known as the orbit of the earth. तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रेवोल्यूशन, जैसा हमने इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रोटेशन पढ़ा था, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रेवोल्यूशन. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ जो है वो सन के जो घूम रहा है तो वेस्ट की तरफ से जा रहा है, वेस्ट से होकर ईस्ट की तरफ जाता है और पूरा चक्कर काट के वापस से वेस्ट से ईस्ट ऐसे गोल 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 घूम के वह पूरा 365 डेज 365 दिन और 6 घंटे वो लगा लेता है. और इसकी जो स्पीड होती है, जो एवरेज स्पीड है सन के चक्कर काटने की एवरेज स्पीड है वो 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में वो 29.8 यानी लगभग 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से चलता है. या हम इसको अगर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 107.2000 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड से अर्थ इतने स्पीड से सन के चक्कर काट रहा है. और जो अर्थ का जो ऑर्बिट अराउंड द सन, जो डिस्टेंस जो है, जो मैक्सिमम ऑर्बिट यानी जो पूरा जो चक्कर काटना, सन का जो चक्कर काटने का अगर हम सर्कल का उसका ऑर्बिट निकालेंगे तो 965 मिलियन किलोमीटर्स की ऑर्बिट होती है उसकी. सर्कमफेरेंस मतलब पूरा घूम के जो आ रहा है वो 965 मिलियन किलोमीटर्स का ऑर्बिट बनाता है वो. और इस पीरियड को क्या कहते हैं? वन रोटेशन, कंप्लीट वन रोटेशन कहते हैं. जो एक पूरा चक्कर जब काट के आता है तो वो एक रिवॉल्यूशन होता है, एक रिवॉल्यूशन होता है. आप अपने ऊपर जो घूम रहा है वो रोटेशन होता है, और पूरा एक चक्कर काट के, सन का पूरा एक चक्कर काट के आ जाना, उसको वन रेवोल्यूशन कहते हैं. ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन द अर्थ फॉलोज अ फिक्स्ड रूट और पाथ नोन एज द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ. तो ये हर वक्त एक फिक्स्ड पाथ पर ही जाएगा, उसका जो पाथ है वो फिक्स्ड है. वरना इतने सारे प्लैनेट्स हैं, किसी भी प्लैनेट के साथ में कोलिजन हो जाएगा और जीवन जो है वो नष्ट हो जाएगी. इफेक्ट्स ऑफ रिवोल्यूशन. द अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन in 365 days and 6 hours. For our convenience, we consider the year as consisting of only 365 days and ignore the 6 hours. This time of 6 hours is added up to 1 day every 4 years, and the 4th year is called a leap year. In the leap year, this additional day is added in the month of February. February usually has 28 days, but this month has 29th days in a leap year. The year 2000 was a leap year. Can you tell which leap year will follow 2012? तो हर 4 के बाद में, 4 साल के बाद में 2012 तो 2016, 2016 तो 2020, 2020 तो 2024, 2024 तो 2028. इस प्रकार से हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है. और लीप ईयर में फरवरी के महीने में एक दिन ज़्यादा ऐड कर लेते हैं. 28 की जगह वो 29th डेज का एक महीना हो जाता है. रेवोल्यूशन कॉजेस चेंजेस इन टाइम ओवर डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द अर्थ. द साइकिल ऑफ सीजन is the combined effect of the revolution of the earth and the orientation of the tilt of the earth's axis. तो revolution का क्या होता, यानी changes of time. Revolution causes changes in time over different places of the earth. तो एक जगह अगर सुबह के 7 बज रहे हैं तो उसके पीछे वाले हिस्से में सुबह के 7 नहीं, सुबह के 5 बज रहे होंगे, या सुबह के 4 बज रहे होंगे, या रात का 12 बज रहा होगा. और उसके आगे वाले हिस्से में उससे पहले वाले सुबह के 8, सुबह के 9, सुबह के 10 बज रहे होंगे. इस प्रकार से. और रिवोल्यूशन का एक और खास ये इफेक्ट है कि जो साइकिल ऑफ सीज़न होता है, समर, विंटर, रेनी सीज़न, ये इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन भी है और इफेक्ट ऑफ रोटेशन भी है, या अर्थ का जो टिल्ट ऑफ द एक्सिस जो है उसकी वजह से भी ये होता है. द साइकिल ऑफ सीजन इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द ओरिएंटेशन ऑफ इट्स एक्सिस. ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस मतलब वो 23.5 का जो टिल्ट होता है ना, उसको हम ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस कहते हैं. इफेक्ट ऑफ द टिल्टेड एक्सिस ऑन द अर्थ डे एंड नाइट. इफेक्ट ऑफ द टिल्टेड एक्सिस ऑन डे एंड नाइट.
the axis of the earth is tilted at an angle of 66.5 degrees. यानी 23.5 minus 90 degree is 66.5 degree. Thus the axis of the earth in its orbit around the sun remains tilted to one side. Due to this inclination in one direction, the northern hemisphere remains inclined towards the sun during 6 months every year. Thus, a large part of the northern hemisphere faces the sun during this period. Every point on this part of the earth remains lighted for a longer time. Hence, the day in this part are longer. In contrast, the southern hemisphere is always away from the sun at this particular time. Therefore, the days in the southern hemisphere is shorter. During the following 6 months, the southern hemisphere is inclined towards the sun, so the days in this hemisphere are longer. At this time, the northern hemisphere has shorter days. तो effect of the sun, effect of the tilted axis, अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्ट है, तो जो पोर्शन यानी अर्थ को अगर हम दो हिस्सों में बांटते हैं, इक्वेटर से दो हिस्सों में बांटते हैं, तो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और नीचे वाला हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर हो गया. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अगर सन की तरफ झुका हुआ है तो यहाँ पर दिन जो होंगे वो लंबे होंगे और सदर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटे होंगे, रात लंबी होगी. तो ये बिल्कुल वाइसा वर्सा ऑपोजिट होता है. ये किस लिए होता है? अर्थ का जो एक्सिस है वो सन की तरफ टिल्ट है. नॉर्थ पोल में 6 महीने के दिन होंगे और साउथ पोल में 6 महीने की रात होगी इस समय पर. और जब अर्थ का एक्सिस वापस से टिल्ट होता है, जब सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ फेस करेगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने की यानी नॉर्थ पोल में 6 महीने की रात होगी और साउथ पोल में 6 महीने का दिन होगा. तो ऐसे जैसे जब हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे उतरते हैं, इक्वेटर की तरफ आते हैं, तो नाइट और डे का जो रेंज है वो कम होते जाता है. अगर इक्वेटर पे है तो 12 घंटे की रात होगी और 12 घंटे का दिन होगा. और जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ गए और अर्थ का एक्सिस जो है वो सन की तरफ झुका हुआ है तो दिन बड़ा होते जाएगा. समझ में आ रहा है? दिन यहाँ पर बड़ा होते जाएगा. 12 घंटे 20 मिनट, 12 घंटे 30 मिनट, ऐसा करके दिन जो होंगे बड़े होंगे और रात जो होंगी छोटी होगी. ये अर्थ के एक्सिस के टिल्ट होने की वजह से ऐसा होता है. The changes in season or the change in seasons. The phenomena of change of season is caused due to two reasons. One, the revolution of the earth around the sun, and two, the inclination of the earth's axis at an angle of 66.5 degree to the plane of its orbit, या 23.5 degree भी हम कह सकते हैं. The phenomena of changing seasons can be understood with the help of 4 positions of the earth during its revolution around the sun. To understand the phenomena of changing season, we should study the movement of the earth around the sun as shown in figure 3a. The phenomena of changing season can be understood with the help of 4 positions of the earth during its revolution around the sun. To understand the phenomena of changing seasons, we should study the movement of the earth around the sun as shown in figure 3.a. A solstice and equinox. Solstice क्या होता है और equinox क्या होता है? Both solstice and equinox refer to the seasons in a calendar year. These seasons come about because of the earth's position in relation to the sun. तो solstice और equinox क्या होता है? ये सीज़न को रिफ़र करते हैं. एक साल में जो सीज़न होता है, जैसा समर सीज़न हो गया, फिर विंटर आएगा, तो अगले साल फिर समर आएगा, फिर विंटर आएगा, तो ये इसको हम सॉल्स्टिस कहते हैं और इक्विनॉक्स कहते हैं. These seasons come about because of the earth's position in relation to the sun. Therefore, solstice and equinox happen 4 times a year. Solstice occur during winter and summer around December 21 and June 21, while equinox occur during spring and fall around March 21 and September 22. Equinox, solstice. समर solstice में क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे बड़ा होता है और विंटर solstice में क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रात सबसे बड़ी होती है. और ये इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डे और इक्वल नाइट.
तो ऐसा 2 टाइम ऐसा होता है जब दिन सबसे बड़े होते हैं और रात सबसे छोटी होती है। यानी एक समर सोल्स्टिस होगा और एक विंटर सोल्स्टिस हो जाएगा, ये 2 हो गया। एक बार दिन बड़ा हो गया और एक बार रात बड़ी हो गई। और इक्विनॉक्स भी 2 बार होता है, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। जब अर्थ का जो एक्सिस है वो सन की तरफ झुकेगा तो यहाँ पर 21 ऑफ जून ये मैक्सिमम टिल्ट हो गया। जितना झुक सकता है अर्थ उतना 21 ऑफ जून को झुक जाएगा। तो ये साल का सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हम जहाँ रहते हैं। और फिर 21 दिसंबर को ये वेस्ट की तरफ मैक्सिमम झुक जाता है, उत्तरायण और दक्षिणायन, इसे उत्तरायण और दक्षिणायन भी कहते हैं। तो तभी रात सबसे बड़ी होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन जब ये एग्जैक्टली सीधा खड़ा हो जाएगा तो ये 2 बार, जब ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा तो एक बार इक्विनॉक्स होगा, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ झुकेगा तब भी एक बार इक्विनॉक्स होगा। इसलिए 2 बार इक्विनॉक्सेस होते हैं। The terms refer to the Earth's axis in relation to the Sun. There are a few notable differences between solstice and equinox. Solstice occur when the point of the Earth's axis is pointed directly towards or away from the Sun. When this happens, the Sun appears to have reached its southernmost and northernmost points or poles. इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको सवेरे जल्दी उठना पड़ेगा। अगर आप खुले मैदान में जाओगे जहाँ से आप सूर्य को उदय होते देख सकते हैं, सूर्य उदय के समय में सूरज को उगते हुए देख सकते हैं, तो आप नोटिस करोगे कि सूरज जो हर उगता है हर रोज़ वो एक ही जगह से नहीं उगेगा, वो थोड़ा लेफ़्ट की तरफ जाएगा या थोड़ा राइट की तरफ जाएगा। डिपेंड करता है ये समर सॉल्स्टिस हो रहा है या विंटर सॉल्स्टिस हो रहा है। तो समर के समय में आपको ये धीरे धीरे लेफ़्ट की तरफ से उगते दिखाई देगा और विंटर के समय में धीरे धीरे ये राइट की तरफ से उगते हुए दिखाई देगा। अगर आप किसी बिल्डिंग को एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं या किसी एक पेड़ को पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं, तो अगर आप सन को देखेंगे इस पेड़ से, या तो वो लेफ़्ट की तरफ से उगता रहेगा, लेफ़्ट और लेफ़्ट जाएगा, या फिर वो राइट और राइट जाएगा। एग्जैक्टली पेड़ के पीछे से तब आएगा जब वो इक्विनॉक्स होगा। ऐसे साल में 2 बार होगा इक्विनॉक्स का। ये इसलिए बिकॉज ऑफ द अर्थ एक्सिस जो टिल्ट होता है, जब ये मैक्सिमम टिल्ट होता है 21 जून को मैक्सिमम टिल्ट होता है, तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है और सदर्न हेमिस्फीयर सबसे बड़ी रात होती है। वैसे ही जब ये 21 दिसंबर को वेस्ट की तरफ झुकेगा तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे अधिक बड़ी रात होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा दिन होगा। उत्तरायण और दक्षिणायन, उत्तर क्या होता है, नॉर्थ होता है क्या? Solstices occur when the point of the Earth's axis is pointed directly towards or away from the Sun. When this happens, the Sun appears to have reached its southernmost and northernmost tips. Okay, Uttarayan and Dakshinayan matlab southern and northern of the poles. During the summer solstice, usually the first day of the summer, the Sun is furthest north. At that time, sunrise and sunset is longest. Summer solstice is said to have been the longest day of the year. On the other hand, winter solstice, usually the first day of winter, the sun is furthest south and the length of the day between sunrise and sunset is shorter, leaving fewer hours of sunlight on this particular day. तो उत्तरायण और दक्षिणायन मतलब नॉर्थ और साउथ, उत्तर दक्षिण, उत्तर मतलब नॉर्थ और दक्षिण मतलब साउथ. So the sun appears to be moving from north to south and south to north. Unlike the summer and winter solstice, equinox is when both day and night are the same length. This takes place because the sun is crossing the equator and is an equal distance from the north pole and south pole. तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी. साल में 2 बार ऐसा होता है, उत्तरायण दक्षिणायन. ये 2 मूवमेंट है, अपीयरेंट माइग्रेशन ऑफ द सन. हम जो संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं ना, तो संक्रांति का त्यौहार कब मनाते हैं? जब ठंडी ख़त्म हो जाती है.
जब सन जो है वह उत्तर की तरफ अपना रुख कर लेता है। और ये 21 जून को मैक्सिमम डिस्टेंस पहुंच जाएगा। और 21 जून और 21 दिसंबर, 21 जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, इसका मतलब दिसंबर, तो 3.5 महीनों का डिफरेंस पड़ जाता है इनको। तो जून जुलाई अगस्त और सितंबर के बीच में, यानी 15 अगस्त के आसपास ये इक्विनॉक्स रहता है। 15 अगस्त के आसपास ये इक्विनॉक्स, 15 अगस्त पकड़ो या जो अगस्त के सेकेंड वीक या थर्ड वीक में इक्विनॉक्स आएगा। तब क्या होगा, दिन और रात बराबर 12-12 घंटे की होगी। इसी प्रकार से हर 6 महीने में 2 बार इक्विनॉक्स होता है, इक्वल डे और इक्वल नाइट। अनलाइक समर एंड विंटर solstice, equinox is when both day and night are the same length. This takes place because the sun is crossing the equator and is an equal distance from North Pole and the South Pole. However, the poles do not experience the equilibrium of day and night during this time of the year. तो पोल्स में, नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में आपको ये इक्विलिब्रियम बराबर नहीं मिलेगा। ये क्योंकि जो पोल्स जो है वो कुछ ज़्यादा ही सन की तरफ झुके होते हैं या कुछ ज़्यादा ही सन से दूर झुके होते हैं। यहाँ पर हम लेंगे ब्रेक और इस अगले क्लास में जो समर सोल्स्टिस है और जो विंटर सोल्स्टिस है या स्प्रिंग इक्विनॉक्स है और फॉल इक्विनॉक्स है, ऑटम इक्विनॉक्स है, इसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक का जो मैंने पढ़ाया ये समझ में आया होगा। इसी के ऊपर आधारित मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आप इसके जवाब मुझे शाम तक का लिखकर ज़रूर दे देंगे।